हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिजनेस के अंदर सक्सेशन प्लानिंग कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो क्या होता है, इंडिया के अंदर लोग स्टार्टअप्स को चालू करते हैं, छोटा बिजनेस चालू करते हैं, बट अल्टीमेटली 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो बिजनेस छोटा का छोटा ही रह जाता है। बिजनेस बड़े क्यों नहीं हो पाते? क्यों छोटी कंपनी TCS, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, टाटा जैसी बन पाती है? ये लोग कैसे बड़े बने और क्यों छोटे स्टार्टअप जो आज के टाइम में चला रहे हैं वो 10 साल बाद भी उसी फेज के ऊपर रह जाते हैं? क्यों फाउंडर्स काम को डेलीगेट नहीं कर पाते, बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सक्सेशन प्लानिंग के स्टेप्स कि कैसे आप बिजनेस के अंदर सक्सेशन प्लानिंग कर सकते हो और जिससे लोग छोड़ के ना जाए, आपका स्टार्टअप एक ट्रेनिंग सेंटर ना बन जाए और आप अपने स्टार्टअप को ग्रो कर पाए और बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लेके जा पाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है ना, बिजनेस के अंदर आपको राइट डाउन करना पड़ेगा अपना काम। जब आप कंपनी को चालू करते हो, कंपनी बहुत छोटी होती है, हो सकता है आप अकेले फाउंडर हो, आप ही सेल्स कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, सब कुछ आप देख रहे हो। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे ना लोगों को हायर करना चालू करना है। सबसे पहले उसके लिए जो काम आप करते हो ना, उसके प्रोसेस बनाओ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। लेट सपोज आप कंपनी के अंदर सेल्स लेकर आते हो। अब सेल्स लाते कैसे हो? नेटवर्किंग के थ्रू, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, लिंक्डइन से लाते हो, वेबसाइट का SEO से लाते हो, एड्स चला के लाते हो। कैसे सेल्स को लेकर आते हो, इसको राइट डाउन करो। ये लीड्स लाने का प्रोसेस है। उसके बाद अब ये लीड्स आ गई, अब मैं लीड्स को कन्वर्ट कैसे करता हूँ मेरी सेल्स के अंदर, उसको भी लिखो। अब ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हो गया तैयार। अब आपको करना क्या है, एक ऐसा पर्सन पकड़ना है जिसको आप इस काम के ऊपर बिठा सको, जो सेल्स में अच्छा हो। उसके बाद उससे एग्रीमेंट करना है कि इतनी लीड्स आपको जनरेट करनी है और इतनी सेल्स आपको कन्वर्ट करनी है। अब वो डिपार्टमेंट आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट बिल्डिंग करनी है। डिपार्टमेंट बिल्डिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना लिए, सेल्स का हो गया, अकाउंट्स का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, सपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। अब होगा क्या, बड़ी कंपनी जैसे जैसे होती जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे। आपको हर आदमी से डिस्कस नहीं करना है बिजनेस के अंदर, आपको डिस्कस करना है डिपार्टमेंट हेड से। वो कैसे बनता है, जब आप किसी डिपार्टमेंट को रेडी करते हो, लेट सपोज 20 लोग आपने एक डिपार्टमेंट के अंदर जोड़े। शुरुआत में 20 लोग आप मैनेज करोगे, बट 20 में से एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगा, हार्ड वर्किंग होगा और लर्निंग में इंटरेस्टेड होगा। उसको बनाओ डिपार्टमेंट का हेड। उसको कहो कि ये जो 20-50 लोग हैं ना, इनसे अब मैं बात नहीं करूँगा, इनको तुम हैंडल करोगे। मैं बात करूँगा तुमसे, रिपोर्ट्स लूँगा तुमसे, सारी चीज़ डिस्कस करूँगा तुमसे, सैलरी भी दूंगा, इंसेंटिव भी दूंगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी दूंगा, जिससे उस पर्सन को लगे कि हाँ, मुझे इन 50 लोगों को अच्छे से मैनेज करना है। अब आपका टाइम कैसे बचेगा कि आपको उन 50 लोगों से बात नहीं करनी है, उनको मैनेज नहीं करना है, आपको मैनेज करना है सिर्फ एक पर्सन को, उससे रिपोर्ट लेनी है। तो इससे आपका वो डिपार्टमेंट है ना, अपने आप चलने लगेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर बिजनेस को बड़ा करना है ना, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है कंपनी के अंदर तो मैं खुद जाके बैठ जाता हूँ या खुद सारी चीज़ करता हूँ। लेट सपोज आप एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चला रहे हो, तो वीडियो प्रोडक्शन भी आप खुद देख रहे हो, शूटिंग भी खुद देख रहे हो, कंटेंट भी खुद देख रहे हो, मार्केटिंग भी खुद देख रहे हो, SEO भी खुद देख रहे हो। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है सारे काम तो मुझे ही करने। तो आदमी, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बिजीनेस में आ जाता है, मतलब वो बिजनेस छोड़ के फालतू के काम करने लगता है और वो इतना थक जाता है ना कि बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए डेलीगेट करना, आउटसोर्स करना कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यह है डेलीगेटी। मतलब जब आप किसी को काम डेलीगेट करो ना, तो डेलीगेटर, जो पर्सन डेलीगेट करेगा काम, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि जिसको डेलीगेट करा गया है। लेट सपोज आपने एक डिपार्टमेंट का बिल्ड कर लिया सेल्स का, उसमें 50 जने, अब उसमें से 20 जने काम नहीं कर रहे हैं, तो जो डिपार्टमेंट हेड है ना, जो डेलीगेटर है, डेलीगेटी जो नीचे वाले उसके लोग काम कर रहे हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड आपको ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बनाने हैं। जो आपका डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको बताना है कि कितने दिन तक एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाएगी, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। उसके बाद कितने दिन तक एक एम्प्लॉय में कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रखी जाएगी, जिससे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बने और डेलीगेशंस बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारी कंपनीज में मैं जाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, वहाँ का मैं एनवायरनमेंट देखता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या है, एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ के जाते हैं? नंबर 1 रीज़न यही कि जो उनका डेलीगेटर होता है ना, ढंग से डेलीगेट नहीं करता। अब ढंग से चीज़ें डेलीगेट नहीं हुई, उनको चीज़ें समझ में नहीं आई, बट एट द टाइम ऑफ रिजल्ट्स हमें रिजल्ट्स तो सबसे सेम चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो तो हम मांगेंगे। अब रिजल्ट्स नहीं आ पाएगा, क्यों? शुरुआत में डेलीगेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो वहाँ एम्प्लॉय को लगेगा प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, सिखाया मेरे को जा नहीं रहा है, रिजल्ट्स में से आ नहीं रहे, तो वहाँ पे वो छोड़ के चला जाएगा। इसलिए डेलीगेशन को हमेशा आप लोगों को अच्छे से देखना है कि इसके मॉड्यूल्स, प्रोसेस सब कुछ अच्छे से बने हुए हो और स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से सेट हो रखे हो।
शुरुआत में आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट करने के बाद उनके मैनुअल्स बनाओ, स्टैंडर्ड्स बनाओ, उससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि एक बार अपने मैनुअल्स बना दिए, स्टैंडर्ड्स बना दिए ना, बार बार आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। एक बार टाइम इन्वेस्ट करने के बाद वो चीज़ें अपने आप ऑटो पायलट मोड के ऊपर चली जाएंगी। उसके बाद अब सारे डिपार्टमेंट सेट हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब आपको है ना डिपार्टमेंटल हेड से हर हफ्ते रिपोर्ट मंगानी है अपने व्हाट्सएप के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर या फिर उसको अपने कैबिन में बुला के। एक चीज़ का ध्यान रखना, उनको ये मत बोलना कि मैं आपको आके चेक करूंगा। उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए सैटरडे इवनिंग को कि वो आपको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट का तरीका बताता हूँ कैसे होगा। वो रिपोर्ट बनाएंगे कि जो जो उनके टास्क इस वीक के थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, प्लस नेक्स्ट वीक वो क्या टास्क देने वाले हैं, कैसे काम करवाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं, उनके टारगेट्स क्या होंगे। ये सारी रिपोर्ट बना के वो आपको सबमिट करेंगे सैटरडे इवनिंग को। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको कंपलसरी रखना, हर वीक उनकी रिपोर्ट देखना ही देखना। अब रिपोर्ट दो तरीके से बनेगी, एक होगी वीकली रिपोर्ट, मतलब हर सैटरडे को वो आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद एक होगी मंथली रिपोर्ट, मतलब मंथ के एंड में जो पूरे मंथ काम हुआ है ना वो आपको सबमिट करेंगे कि ये पूरे महीने हमने ये काम करा है और आपको अब ये सबमिट कर रहे हैं। उन सारे रिपोर्ट्स को आपको चेक करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रखना है। देखिए बहुत सारे बिजनेसेस फेल के हो जाते हैं बड़ी स्केल पे जाने के बाद। आपने देखा होगा 100 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी। इवन अनिल अंबानी जी का रिलायंस ग्रुप वो भी फेल हुआ। क्यों हुआ? वहीं मुकेश अंबानी जी आगे निकल गए और अनिल की जो कंपनी थी वो ड्रॉप हो गई। क्यों? रीज़न ये था कि जो मुकेश अंबानी जी थे उन्होंने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखी अपने बिजनेस के ऊपर। उन्होंने देखा जो चीज़ मार्केट के अंदर चल रही है उस पर पैसा इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग में पैसा डालो, जो चीज़ नहीं चल रही है उसको बंद करो, उसको सेल आउट कर दो। इसलिए उन्होंने ऑयल के बिजनेस से जियो के बिजनेस में आ गए। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए सारे ह्यूमंस होते हैं। अब मशीन्स का क्या है, मशीन्स हमेशा सेम आउटपुट देती है, बट ह्यूमंस का क्या है, थोड़े टाइम बाद आउटपुट में चेंज आता ही आता है, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखनी है कि आउटपुट हमेशा ही बढ़ रहा है। तो मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे भी डाला जाता है ना हवा के अंदर, तो वहाँ पे भी जो पायलट होता है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि जो ऑटो पायलट मोड है ना उससे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रखता है कि प्लेन गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। अगर पायलट 20 हो जाए ना तो प्लेन क्रैश हो सकता है, क्योंकि ऑटो पायलट मोड है। कहीं भी छोटी सी गलती हुई, हल्का सा भी एंगल चेंज हुआ, प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। इसलिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर वीक रिपोर्ट्स को पढ़ो, हर मंथ रिपोर्ट्स को पढ़ो। उसके बाद कंपनी में 2 डिपार्टमेंट सबसे ज़रूरी होते हैं जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना है, उन पर अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना है, उनके एसओपी मैनुअल सबसे अच्छे से बिल्ड होने चाहिए। वो 2 डिपार्टमेंट कौन से मैं आपको बताता हूँ। पहला डिपार्टमेंट है आपका सेल्स का डिपार्टमेंट। देखिए कंपनी फंडिंग से चलती है, या तो इन्वेस्टर फंड करें या आईपीओ से पैसा है, या फिर सेल्स टीम सेल्स लेकर आ जाए। अब सेल्स टीम को सेल्स लाने के लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लीड्स चाहिए होती हैं, तो उनका प्रोसेस मैनुअल सब अच्छे से तैयार होना चाहिए, सबसे मेन डिपार्टमेंट। दूसरा होता है प्रोडक्शन या फिर सर्विस का डिपार्टमेंट। अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का वो अच्छे से होना चाहिए, कॉस्टिंग कम से कम होनी चाहिए और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होना चाहिए। सर्विस डिपार्टमेंट है मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो सर्विस डिपार्टमेंट लोग बैठे वो हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए, डिपार्टमेंट हेड मोटिवेटेड होना चाहिए और अच्छी सर्विस क्लाइंट्स को जानी चाहिए। तभी तो सेल्स वाले अच्छी सेल्स निकाल पाएंगे। जब अच्छी सर्विस जाएगी तो उससे रिपीट सेल्स बिल्ड होती है बिजनेस के अंदर। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो ना तब सेल्स डिपार्टमेंट प्लस सर्विस या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा, दोनों का मिला के टोटल खर्चा कंपनी के 40% कॉस्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेट्स सपोज प्रोडक्ट कॉस्टिंग 100 रुपीज़ है, तो इन दोनों को जो एक्सपेंस हो रहा है ना इन 2 डिपार्टमेंट के ऊपर, सैलरीज ले देंगे, टोटल एक्सपेंस सैलरीज भी हो गया, उसमें सारे खर्चे हो गए, एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स हो गए, वहाँ पे 40% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको बिजनेस के अंदर टैक्सेस मैनेज करने, ऑपरेशनल एक्सपेंस करने, अकाउंट्स टीम को मैनेज करना है और बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो 40% का एक कैप होना चाहिए सर्विस या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर प्लस सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर, जिससे आपकी कंपनी पे एडिशनल कॉस्टिंग ना पड़े और आपकी कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। सो फ्रेंड्स, ये तरीके होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के, जहाँ से एक छोटे स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी में बनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फंड्स लाके आप विप्रो, इन्फोसिस की कंपनी बना सकते हो। अगर आपको सक्सेशन प्लानिंग करना आता है, लोगों को हायरिंग करना आता है, डिपार्टमेंट्स बिल्ड करना आता है ना, तो ईजिली आप विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग अपनी कंपनी को बिल्ड कर सकते हो और एक छोटे स्टार्टअप को ऑटो पायलट मोड पर डाल के एक बड़ी कंपनी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने एक नया यूट्यूब चैनल भी चालू करा है, सोनीस विजन लीगल।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उस चैनल को भी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के ऊपर मैं शॉर्ट में वीडियोस डालता हूँ, वहाँ मैं वीडियोस डिटेल के अंदर डालता हूँ, जिससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।